Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Prodex अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 44 लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की क्लास नंबर 4 और आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है हाउस प्रॉपर्टी की। पूछो क्यों? क्योंकि आज हम करने के लिए आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स की डिडक्शन को कैसे क्लेम करना होता है और उसकी डिडक्शन के अमाउंट को कैसे कंप्यूट करना होता है। यानी सेक्शन 24B जो था ना हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स का, उसकी कंप्यूटेशन कैसे की जाती है, ये डिडक्शन किस किस को मिलता है, कैसे मिलता है, और वो जो पूरी इंस्टॉलमेंट मेथड है वो पूरा आज के सेशन में कंप्लीट कर देंगे। और मैं वादा करता हूँ वीडियो के टिल एंड तक तुम्हें इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स पूरा निकालना आ जाएगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज़ तुम्हें क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने जब फॉर्मेट पढ़ा था इनकम अंडर दैट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का, तो याद करो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते थे, और वो भी तब जब वो एक्चुअली पे किया गया हो एसएससी के द्वारा। पिछले सालों को भी पे किया गया हो इस साल तो उसे डिडक्शन मिल जाएगी, तो उसे बोलते हैं एनएवी। माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उसी का बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। आपको याद होगा नेट एनुअल वैल्यू में से सेक्शन 24A दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी सबको दी जाती थी। फिर माइनस होता था सेक्शन 24B दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। यदि आपने घर को बनाने के लिए, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, घर में रिपेयर और रेनोवेशन करवाने के लिए आपने कोई बैंक से लोन लिया, तो आपको उसके इंटरेस्ट पर जो आप उस पर ब्याज पे करोगे उस ब्याज पर आपको डिडक्शन मिल जाती थी सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग के नाम से। आज हम उसी की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं कि वो अमाउंट कैसे निकलता है, क्योंकि अभी तक हमने जो क्लासेस लिए उसके अंदर वो अमाउंट हमेशा गिवन होता था। आज हम सीखेंगे कि वो अमाउंट कंप्यूट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स की। ठीक है, क्या? इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। अच्छा, पहले मैं पूरे फ्लो चार्ट बनाता हूं, लीजिए। तो ये है टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। याद रहे ये बोरिंग्स जो हमने की है ये घर के लिए की है, किसी पर्सनल या फिर कार लोन, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए की बात नहीं कर रहे। ये जो बोरिंग्स की ये हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेट या रिपेयर के लिए किया है। ठीक है, तो बोरिंग्स की है, उस पर जो हम ब्याज पे करेंगे उसकी हमको मिलेगी डिडक्शन, जिसे बोलेंगे हम इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। चलिए देखिए, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की जो डिडक्शन है, सबसे पहली बात ये वाली जो डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स की, ये डिडक्शन दी जाती है सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, और ये किसको दी जाती है? याद रहे ये दी जाती है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वाले होल्डर को, जो इसको ऑप्शनल में डाल देते हैं। मतलब अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट आप उसको ऑप्शनल में ले जाओगे, यानी पुरानी टैक्स रिजिम में लाओगे, तो ये डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहीं पर लिख देता हूँ, ये वाली डिडक्शन ओनली फॉर शिफ्टिंग आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। यदि आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को शिफ्टिंग आउट कर दिया है, आप उससे बाहर निकल गए, शिफ्टिंग आउट कर दिया है, सेक्शन 115BAC 1A के तहत अगर आप उससे निकल गए हो और आप पुराने वाले टैक्स रिजिम में आ गए हो, तो ही आपको 24B की डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। याद रखना चीज, न्यू टैक्स या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वालों को डिडक्शन नहीं दी जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके दो केस बनते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 ये बोलता है कि या तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और उसके ऊपर आप निकाल रहे हो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, या दूसरे केस में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी आपने उसको किराए पर चढ़ाया हुआ है। तो दोनों के केसेस अलग अलग बनेंगे अपने पास। ठीक है, तो एक केस मैं बोलूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक केस आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड का, कि जो आपने घर लिया है उसमें आपने खुद रहना है, वो किराए पर नहीं चढ़ाना, सेल्फ ऑक्यूपाइड। और दूसरा है कि आपने जो लोन लिया है वो ऐसी प्रॉपर्टी ले लिया है जिसे आप लेट आउट करेंगे। लेट आउट का मतलब होता है किराए पर आप उसे चढ़ाएंगे। ठीक है, दो चीजें आपको, या तो किराए पर चढ़ाएंगे या फिर अपने खुद के रहने के लिए आपने घर को बनाने के लिए लोन लिया। ठीक है, तो सुनो मेरी बात को, देखो सरकार हमेशा इसके पक्ष में ज्यादा रहेगी, लेट आउट वाले पक्ष में सरकार ज्यादा रहेगी। पूछो क्यों? देखिए, गवर्नमेंट पहली बात डिडक्शन जब भी देती है ना, गवर्नमेंट के दिल से आप सीने में से दिल निकाल देते हो,
बॉडी में से किडनी निकाल देते हो, एक ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट की होती है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे रही है, तो गवर्नमेंट को पता नहीं इससे आपकी इनकम कम हो जाएगी, और यदि इनकम आपकी कम होगी तो आपका टैक्स भी कम बनेगा। तो गवर्नमेंट इतनी समझदारी से काम लेती है। गवर्नमेंट कहती है हम किसी भी इंसान को डिडक्शन तब देंगे जब वो हमारे फायदे की बात करेगा। मतलब मैं लाइफ में उसी इंसान की सुनूंगा जिससे मुझे फायदा हो रहा है, जिससे मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, वरना मैं किसी की फालतू नहीं सुनूंगा। सेम वही गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट कहती है यदि तुम्हारे होने से हमें इनकम टैक्स की कलेक्शन ज्यादा हो रही है तो तुम्हारे कुछ खर्चे हम डिडक्टेबल करवा देंगे। मतलब कहने का, यदि आपने घर को अपने लिए लिया है, अपने रहने के लिए लिया है, तो कोई बहुत बड़ा आपने काम नहीं किया है, क्योंकि सरकार को आप कुछ कमा के नहीं दे रहे हो, खुद उस घर पे बैठ गए हो। ये नहीं उसे किराए पर चढ़ाओ, पैसों से पैसा बनाओ। अगर पैसों से पैसा बनाते तो गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देते, तो गवर्नमेंट तुम्हें इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की पूरी डिडक्शन दे देती। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में गवर्नमेंट पूरी डिडक्शन नहीं देती है, एक अमाउंट तक वो रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि इसके बियॉन्ड आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। लेकिन जब केस आता है लेट आउट का, यानी एक असेसी ने लोन लिया है जिस पर वो ब्याज पे कर रहा है, जब वो डिडक्शन की बात करता है तो गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल आप जैसे लोगों को हम डिडक्शन ज्यादा देना चाहते हैं, बिकॉज आपके इस लोन के लेने की वजह से आपने घर बनवाया, घर बनवा के आपने किराए पर चढ़ाया, और किराए पर चढ़ा के आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन कर करके दे रहे हो। इस रीजन से तुम्हें इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की पूरी डिडक्शन दे देंगे विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। कोई लिमिट तुम पर इंपोज नहीं करेंगे, तुम्हारा जितना भी अमाउंट मिलेगा वो पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्टेबल होगा, पूरा का पूरा क्या होगा? डिडक्टेबल होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि लेट आउट के केस में 100% अमाउंट की आपको मिल जाएगी डिडक्शन, 100% अमाउंट की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होगी? कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करोगे तो वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही आपको डिडक्शन मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस को पहले कर लेते हैं, फिर लेट आउट को कर लेंगे, ठीक है। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ये बोला गया कि आपको डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी? या तो आपको डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपए की, या आपको डिडक्शन मिलेगी 30,000 की, या जितना भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट बन रहा है, एक्चुअल इंटरेस्ट इन दोनों की लोअर, इन दोनों का लोअर 30,000 की मिलेगी, या फिर एक्चुअल जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है इन दोनों का क्या उठाएंगे? लोअर उठाएंगे। दोनों के दोनों केस में क्या उठाने वाले हम? लोअर को उठाने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया है और उस लोन से आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो आपने उस कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन लिया है उसके बदले कुछ ब्याज पे किया होगा, तो उस ब्याज की आपको डिडक्शन तो मिलेगी 24B में। बट पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो तुमने घर बनाया है क्या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। यदि तुमने किराए पे चढ़ाया तो उसका प्रोविजन अलग होगा, यदि तुम उस घर में खुद रह रहे हो तो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट तक ही आपको डिडक्शन मिलेगी, पूरी की पूरी डिडक्शन अलाउेबल नहीं होगी। तो पहले ये चेक करेंगे कि आपने कुछ कंडीशंस को फुलफिल किया है। यदि आपने कंडीशंस को फुलफिल किया है तो जितना तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है उतने की डिडक्शन मिलेगी, या मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, बस इससे ज्यादा की नहीं मिलेगी। बट यदि तुमने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं की जो अभी मैं बताऊंगा, अगर वो कंडीशन तुमने फुलफिल नहीं की तो जितना तुम्हारा ब्याज बन रहा है वो या फिर 30,000, जो भी दोनों में से कम होगा, सिर्फ उतने अमाउंट की डिडक्शन तुमको दी जाएगी। अब वो कंडीशंस क्या है, जरा कंडीशन सुनो। देखिए जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं तो 2 लाख की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए सबसे पहली तो ये कंडीशन है कि लोन वॉज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब वो पूरा फोकस करवा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, ये पूरा का पूरा फोकस करवा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। मतलब क्या हुआ? देखिए
अगर आपको 2 लाख वाली लिमिट को लेना है, यानी तुम्हें डिडक्शन ज़्यादा क्लेम करनी है, तो उसके लिए कंडीशन 3 में से पहली है कि आपका जो लोन है ना वो नए घर को खरीदने के लिए होना चाहिए या खाली लैंड पर घर को बनवाने के लिए होना चाहिए। मतलब रेनोवेशन, रिपेयर इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी अगर मान लो आपने कोई सेकेंड हैंड हाउस लिया और उसको दोबारा से रेनोवेट कराने के लिए आपने बैंक से लोन उठाया और उस लोन पर आप चाह रहे हो आपको 24B की डिडक्शन मिल जाएगी और प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, भाई साहब आपको नहीं मिलेगी। आपको मैक्स टू मैक्स 30,000 की मिलेगी या एक्चुअल जो बनेगा वो, दोनों में से लोअर। 2 लाख वाली लिमिट में आप अंडरलाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 लाख वाली लिमिट पे आने के लिए आपका जो लोन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का होना चाहिए। यानी जो हमने लोन लिया है वो या तो नए घर को बनाने के लिए या फिर एक घर को खरीदने के लिए है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लोन नहीं होना चाहिए। यदि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हुआ तो लिमिट तुम्हारी 2 लाख वाली कितने हो जाएगी? 30,000 हो जाएगी। 2 लाख वाली लिमिट कितनी हो जाएगी? 30,000 हो जाएगी। बोलो बात समझ आई? चलिए सर कंडीशन नंबर 2, हाँ बिल्कुल भी बताएंगे। अब अगली कंडीशन है कंडीशन नंबर 2, लोन वॉज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। आपने जो लोन लिया हो वो या तो 1/4/1999 को लिया हो या उसके बाद लिया हो, तो आपको 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी मैक्सिमम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन नंबर 1 के साथ 2 भी तीनों की तीनों कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि लोन आपका 1/4/1999 के बाद का होना चाहिए या उस दिन का होना चाहिए। अगर उससे पहले का आपका कोई लोन है तो आपको डिडक्शन 30,000 वाली मिलेगी, 2 लाख वाली नहीं मिल पाएगी। बोलो क्लियर है? अरे बताओ यहां तक के डाउट क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर। तो पहला था कि जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए लोन होना चाहिए और जो लोन लिया हो वो 1/4/1999 को या उसके बाद लिया गया हो। एंड तीसरा construction of house is completed within 5 years from the end of previous year in which loan was taken, ध्यान से सुनिए सभी लोग। तीसरी कंडीशन ये बोलती है कि आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया वो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन होना चाहिए। यदि वो कंस्ट्रक्शन है तो आपका घर 5 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाना चाहिए। और वो भी कौन सी तारीख से? जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिया है ना उसके एंड से, जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिया है उसके एंड से 5 साल काउंट किए जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दूं इस चीज का। यस सर, इसका एग्जांपल सुनो, इस वाले केस का एग्जांपल सुनो। इस वाले केस में अगर मैं ये कहूं कि लोन टेकन ऑन 31 अगस्त 2024। लोन कब लिया? 31 अगस्त 2024। किस तारीख को लिया बताइए? 31 अगस्त 2024। ये बताओ ये कौन सा प्रीवियस ईयर है? 31 अगस्त 2024 कौन से प्रीवियस ईयर में आता है? 24-25 में आता है। किस में आता है? 24-25 में। लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2025। अरे भाई अगर ये प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा लगा है? 24-25, तो इसका आखिरी डेट क्या होगी? 31 मार्च 2025 ही तो होगी आखिरी डेट। जिस साल लोन लिया है उस साल का जो प्रीवियस ईयर की आखिरी डेट है दैट इज 31 मार्च 2025। यहां से काउंट करो 5 साल, यहां से काउंट करो 5 साल के अंदर घर बन जाना चाहिए। तो 5 साल अगर हम काउंट करेंगे तो पहला साल बनेगा 31/3/26, दूसरा साल बनेगा 31/3/27, तीसरा साल बनेगा 31/3/28, इसके बाद चौथा साल बनेगा, फोर्थ ईयर बनेगा 31/3/29 और पांचवा साल बनेगा 31/3/2030। यानी मेरा घर बनकर तैयार हो जाना चाहिए 31 मार्च 2030 तक। आप मेरी बात को समझे? जिस दिन लोन लिया
उस दिन से नहीं, उस प्रीवियस ईयर के एंड से, उस प्रीवियस ईयर के एंड से 5 साल के अंदर घर बनकर तैयार होना चाहिए। यानी इस एसएससी का घर जो मैंने एग्जांपल लिया उस हिसाब से 31 मार्च 2030 तक घर बनकर तैयार हो जाना चाहिए। यदि आप ये तीन की तीनों कंडीशन फुलफिल कर देते हो, यदि आप ये तीन की तीन कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आपको जितना आपका इंटरेस्ट बना है उसकी डिडक्शन मिलेगी, या फिर मैक्सिमम 2 लाख, मैक्स टू मैक्स 2 लाख, सिर्फ इतने की डिडक्शन आपको मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि अगर कोई पर्सन इन वाली चीजों को फुलफिल नहीं कर पाया, नॉट फुलफिल्ड दीज कंडीशन, नॉट फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द कंडीशंस, अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया तो उस केस में उसको मैक्सिमम डिडक्शन या तो उसका जो एक्चुअल इंटरेस्ट बना वो मिलेगी या मैक्स टू मैक्स 30,000 मिलेगी, इससे ज्यादा उसको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। बोलो बात समझ रही है आप लोगों को? बड़ा सिंपल सा था ना कि अगर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, मैं उस घर में खुद रह रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है मैं सरकार को कुछ कमा के नहीं दे रहा। क्योंकि मैं सरकार को कुछ कमा के नहीं दे रहा तो सरकार मुझे डिडक्शन क्यों दे, और अगर देगी भी तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट का देगी। तो सरकार ने कहा कि अगर आप इन 3 कंडीशंस को फुलफिल कर लोगे तो जितना ब्याज तुम्हारा बनता है या तो उसकी डिडक्शन मिलेगी, बट वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो 3 कंडीशन ये थे कि जो लोन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का होना चाहिए, यानी घर को बनवाने और खरीदने से रिलेटेड होना चाहिए, रेनोवेशन रिपेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा कि लोन लेने की जो तारीख है वो 1/4/1999 होनी चाहिए या उसके बाद की कोई तारीख होनी चाहिए, उससे पहले वाली तारीख नहीं होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये बताता है कि आपका घर जिस साल आपने लोन लिया उस प्रीवियस ईयर के एंड से 5 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अगर आप इन 3 की 3 कंडीशंस को फुलफिल करते हो देन यू आर एलिजिबल टू गेट मैक्सिमम डिडक्शन, दैट इज ₹2 लाख। अदरवाइज यू आर एलिजिबल फॉर मैक्स टू मैक्स 30,000 रुपीज। अगर आपने तीनों की तीनों कंडीशन, तीनों में से 2 या तीनों से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की तो आप तीसरा वाली कंडीशन के ऊपर आ जाओगे। बोलो सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे? यस सर, बिल्कुल आगे चलिए। आप सुनिए, अब हम बात करेंगे अपने पास ये वाला केस कि अगर मान लो हमने हमारी प्रॉपर्टी को लेट आउट, किराए पर चढ़ाए हुए हैं। जब किराए पर चढ़ाए तो सर आपने कहा था सरकार आपके साथ रहेगी। हाँ बिल्कुल, सरकार आपके साथ है। सरकार कह रही देखो तुमने किराए पर चढ़ाया तो तुम एक भले इंसान हो। क्यों? क्योंकि तुम सरकार को कमा कमा के दे रहे हो। अब सरकार को कमा कमा के तुम टैक्स दोगे तो सरकार तुम्हारे पूरी डिडक्शन देगी ना, है ना? तुम्हें सरकार क्या देगी? पूरी डिडक्शन देगी। कितनी? 100% डिडक्शन, 100% डिडक्शन। लेकिन इसमें एक फंडा है। वो फंडा क्या है? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोन लिया ना और जब तक मैंने उस मकान को बनाया एक लंबी अवधि हो जाती है, उस लंबी अवधि में इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। उस लंबी अवधि में क्या होता है? इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। तो वो इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाता है। वो इंटरेस्ट 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 2 पीरियड आते हैं। एक आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या आता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और एक आता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड पर लगने वाला ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है तो आप क्या आंसर देंगे? सर ऐसा लगता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसमें घर बनने से पहले तक का जो ब्याज आएगा वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं ये लिख दूं क्या है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं क्या चीज है ये। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज अ पीरियड प्रायर, इट इज अ पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। ये वो पीरियड है जो प्रीवियस ईयर से पहले आता है। ये वो पीरियड है जो प्रीवियस ईयर से क्या आता है? पहले आता है। ठीक है, इट इज अ पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर in which the property sorry is acquired, in which the property is acquired or construction is completed, or construction
इज कंप्लीटेड। और इस सेगमेंट के अंदर जो आपका इंटरेस्ट बनता है, इस सेगमेंट के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो भी कौन सा वाला, प्रायर वाला। तो प्रायर वाले की इस साल पूरी डिडक्शन नहीं दी जाती है, 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। ठीक है, कितने में, 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। तो मैं यहां लिखूंगा द डिडक्शन ऑफ प्रायर पीरियड इंटरेस्ट is given in 5 annual equal installment। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एक आता है आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड पे लगने वाला इंटरेस्ट वो आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपको 100% पूरा उसी साल मिल जाता है, कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलता, पूरा एक बारी में मिल जाता है। तो अभी ये चीज को समझाने के लिए ना मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा। जब तक मैं एग्जांपल नहीं लूंगा तब तक ये चीज आपको क्लियर ही नहीं होगी। तो चलो मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं सो दैट आपको मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। तो एग्जांपल लेते हैं, आओ जरा यहां पे एक क्वेश्चन लेते हैं। हम कहेंगे मिस्टर एक्स has taken a loan from State Bank of India on 1 अगस्त 2020 for the construction of newly house rupees 20 lakhs at the rate 10% per annum। ध्यान से देखो इस वाली लाइन में क्या लिखा है, मिस्टर एक्स ने लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 अगस्त 2020 को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूली हाउस। उसका एक नया घर बनने के लिए और उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हाउस लोन लिया है। कितने रुपए का, 20 लाख रुपए का। और ब्याज दर कितनी उसके ऊपर, 10%, 10% पर एनम के हिसाब से क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर आगे हम लिखेंगे द हाउस was completed on 1st October 2023। हाउस कब बनकर तैयार हुआ, 1 अक्टूबर, चलो 2024 कर देते हैं, 1 अक्टूबर 2024 एंड लेट आउट। और जैसे ही घर बनकर तैयार हुआ हमने तुरंत किराएदार रख लिया एंड लेट आउट एट द रेट 2 लाख रुपीज पर मंथ। 2 लाख रुपए ब्याज, वो 2 लाख रुपए का किराया लग गया, वो भी प्रति माह पर मंथ, कॉमा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय मिस्टर एक्स इज ₹10,000 पर एनम। ठीक है, कितना, 10,000 रुपीज पर एनम का क्या है उसका म्युनिसिपल टैक्स है। अब आपको क्या कंप्यूट करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम under the heads of house property for the previous year 23-24। अच्छा 23-24 नहीं, 24-25। प्रीवियस ईयर क्या बनेगा हमारा, 24-25। इसके लिए हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल के दिखानी है। बोलो क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक बार आप लोग, चलो
सोल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। अब सोल्यूशन करते वक्त हम सीधा फॉर्मेट पर नहीं आएंगे, पहले हम ना इसका एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सीक्वेंस वाइज सारे काम करेंगे, ठीक है। और ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करोगे ना तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार से ही काम आपका हो जाएगा और दिमाग में भी सेट हो जाएगा। चलो देखो क्या बता रहा हूं आपको। ये हमने एक पूरा टाइम मैप बना दिया। ये बताओ उसने लोन कब लिया था। सर उसने लोन लिया था कहाँ गया, 1 अगस्त 2020 को। चलो यानी एक हमें इसमें प्रीवियस ईयर लेना पड़ेगा, कौन सा, 2021, क्योंकि 1 अगस्त 2020 किस में आता है, 2021 में आता है ना। तो एक हमने प्रीवियस ईयर लिया अपने पास 2021, एक हमने प्रीवियस ईयर लिया 21-22, ठीक है। फिर एक प्रीवियस ईयर हमने लिया 22-23, फिर एक प्रीवियस ईयर हमने लिया 23-24 और एक प्रीवियस ईयर हमने लिया 24-25। बस क्योंकि हमें इसी साल का निकालना है ना, तो हमने वो ले लिया प्रीवियस ईयर, ठीक है। यानी इस तरीके से हमने पूरे एक चार्ट ड्रॉ कर लिया। लोन कब लिया बताओ, 1 अगस्त 2020 को। लोन कब लिया है, 1 अगस्त 2020 को। यानी यहां पर 1 अगस्त 20 को SBI से लोन लिया गया, कितने रुपए का, 20 लाख रुपए का। और किस ब्याज पे लिया गया, 10% पर एनम के ब्याज पर लिया गया, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। चलो भाई ठीक है। अब ये बताओ, आप मुझे बस इतना बताओ, ये वाला जो केस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है या लेट आउट वाला है, बताओ। सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, लेट आउट। सर मकान बनते उसने किराए पर चढ़ा दिया था 2 लाख रुपए, यानी लेट आउट वाला केस है। तो लेट आउट वाले केस में 100% की डिडक्शन मिलती है, बस शर्त है कि उसने शिफ्टिंग आउट स्कीम ली हो, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम फॉलो किया तो नहीं मिलेगी डिफॉल्ट वाला। तो हम क्वेश्चन में मान लेंगे उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को शिफ्ट आउट कर दिया है, उसको छोड़ के पुराने वाले के अंदर आ गया, ठीक है। चलो अब करते हैं। अब ये बताओ उसका घर बनकर तैयार कब हुआ है। सर उसका घर बनकर तैयार हुआ था 1 अक्टूबर 2024 को, यानी कि यहां पर ये देखो, ये मैंने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है, यहां पर उसका घर बनकर तैयार हुआ, वो तारीख थी 1 अक्टूबर 2024। और जैसे ही घर बनकर तैयार हुआ उसने वहां से रेंट लेना शुरू किया। उसका जो एक्चुअल रेंट है वो है 2 लाख रुपए प्रति माह। कितना, 2 लाख रुपए प्रति माह। और उस पर म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया, म्युनिसिपल टैक्स पे किया हुआ है 10,000 रुपीज पर एनम के हिसाब से। अब हमें इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। अब मुझे क्वेश्चन के 4-4, 5-5, 10-10 लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक फ्लो चार्ट बना लिया। अब इससे मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्वेश्चन गलत होने की चांस कम हो जाएगी, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ पढ़ के इंसान वैसे ही टाइम खराब कर देता है एग्जाम में, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, हमारा मेन प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा मेन प्रीवियस ईयर तो ये है, इसको मैंने डार्क कर दिया। हमें इस प्रीवियस ईयर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, पूरा वो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो चलो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपने पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको क्या बोलते हैं, GAV। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं हमें म्युनिसिपल वैल्यू या फिर कहीं पर फेयर रेंट, मार्केट रेट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ दे रखा है? नहीं। तो हम एक्चुअल रेंट को ही GAV बना देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक्चुअल रेंट कितना था, 2 लाख। अब बच्चे गलती पता है करते हैं, फ्लो में 12 लिखाते हैं, 2 लाख इंटू में 12। मुझे एक बात बताओ, जब घर मेरा बनकर 1 अक्टूबर को हुआ है तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो इस साल तो सिर्फ 6 महीने चढ़ा ना। हाँ, उसके अगले साल 24-25 में ये पूरे साल चढ़ेगा, बट अभी हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है 24-25। तो 24-25 के प्रीवियस ईयर में तो सिर्फ 6 महीने ही चढ़ा ना किराए पर, 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, 6 मंथ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज नोट मत करो, प्लीज। अभी नोट करने में टाइम, भाई मैं कहीं भाग नहीं रहा, नोट्स आपको दे दूंगा, फिर किस बात की टेंशन है, समझ लो पहले, ठीक है। नोट मत करना अभी, आ जाओ। तो ये आपका आ गया 12 लाख, 12 लाख। फिर शुरू हो गया नोट करना, इधर ध्यान दे लो, ठीक है। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस। अब क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स मिस्टर एक्स ने दिया तो यस ये माइनस हो जाएगा, कितना रुपए, 10,000 रुपए। तो हमारा जो NAV है वो आ गया 11,90,000 रुपए। दिस इज योर
नेट एनुअल वैल्यू, यानी NAV, ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, 24A की डिडक्शन, लेस करेंगे सेक्शन 24A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 30% होगी 11,90,000 की, ठीक है। चलो निकालते हैं, 11,90,000 का 30%, 3,57,000, 3,57,000, ठीक है, ये आ गई। अब माइनस करेंगे सेक्शन 24B का इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता था, इस बार हमको इंटरेस्ट ऑन बोरिंग निकालनी पड़ेगी, तो मैं बनाऊंगा इसका वर्किंग नोट, यहां पर लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। जो भी आएगा उसको माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। माइनस करने के बाद क्या रहेगा, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। चलो अब हम बनाते हैं अपने पास वर्किंग नोट, ठीक है। क्या बनाएंगे बताओ, वर्किंग नोट, ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक है, करें कैलकुलेट। चलिए देखिए, जब हम लेट आउट का केस करते हैं तो मैंने आपको बताया था, एक तो होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन, और एक होता है हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो हमें 2 पीरियड का इसमें इंटरेस्ट निकालना होगा। कितने पीरियड का निकालना है, 2 पीरियड का। चलो 2 पीरियड का इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। पहले ये बताओ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। सर ये आपने लिखा था लेकिन समझाया नहीं था, मुझे याद है, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ आएगा। आओ सुनो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसे बोलते हैं, फिर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। देखिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है जिस प्रीवियस ईयर में आपका घर बनकर तैयार हुआ उसकी स्टार्टिंग वाली डेट, ठीक है। जिस प्रीवियस ईयर में घर बनकर तैयार हुआ उसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी। अच्छा ये बताओ प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25, तो स्टार्टिंग डेट क्या होगी 1 अप्रैल 2024। बट 1 अप्रैल ना लेके 31 मार्च लेंगे, ठीक है, 31 मार्च। यानी कि जिस साल घर बना उस साल छोड़ दो भाई। मैंने डेट नहीं बोला जिस साल घर बना है, मैं वो नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूं जिस साल घर बनकर तैयार हुआ है वो साल पूरा छोड़ दो। मेरा घर बनकर तैयार हुआ है 24-25 में, पूरा साल छोड़ दो। उसके एंड से लेकर ये यहां से लेकर लोन लेने की डेट तक के पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलते हैं, और इसमें आने वाले ब्याज को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहते हैं। मजा आ गया सर एक बार और हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं नाच रहा हूं, तुम बोलते हो एक बार और हो जाए बसंती नाच। एक बार सुनो, एक बार और बता रहा हूं, देखो हंसो मत, इधर आओ। हमारा घर बनकर तैयार कब हुआ सर, वो हुआ 1 अक्टूबर को, वो भी 2024 में। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या लगा 24-25। अरे बताओ ना, प्रीवियस ईयर क्या लगा 24-25। उस प्रीवियस ईयर को पूरा छोड़ दो। उससे पहले से लेकर लोन लेने की तारीख तक के बीच के इंटरेस्ट को, इस बीच के इंटरेस्ट को हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा 1 अगस्त, जिस तारीख से लोन लिया 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। 31 मार्च 2024, ये देखिए 23-24 है ना, तो एंड क्या है 31 मार्च 2024, वहां तक का हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा मंथ्स काउंट करो, कितने महीने हुए। महीने सर अगर हम देखें, हमने ये ग्राफ बनाया होगा तो हमें पता है 12 महीने यहाँ हो गए, 12 महीने यहाँ हो गए, 12 महीने यहाँ हो गए, और अगस्त से लेकर मार्च तक का काउंट कर लो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए 5 और 3 8 महीने। कितने महीने, 8 महीने, ठीक है। हाँ 8 मंथ्स, तो ये आ गया 8। तो बताओ कितना टाइम हो गया, 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 मार्च 2024 तक कितने महीने हो गए। 12 + 12 + 12, ये हो गए 36। 36 और 8 कितने हुए 44 मंथ्स।
कितने हुए 44 मंथ। ऐसे भी कर लो, ये 24 हो गया और ये आपका 20 हो गया, 24 और 20 कितने हो गए 44। अरे बोलो ना 44 हो गए। तो 44 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है हमें, कितने महीने का 44 मंथ्स का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 44M, मैंने यानी 44 महीने का, 44M 44 महीने का, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, पहले एक बार निकाल लेते हैं। ये आपका आ जाएगा, हाँ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20 लाख, लीजिए भाई 20 lakhs इंटू में रेट 10/100 इंटू में टाइम, टाइम बताओ कितना है सर, टाइम है 44 महीने सर, 44 महीने। अब आप ध्यान से सुनो, मैं 44 मंथ डिवाइड बाई 12 करूंगा, 44 मंथ डिवाइड बाई 12। सर ये क्या आपने किया? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर यही एक साल का होता तो कैसे निकालते? सर 20 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/12। अरे भाई 12 महीने का करते ना 12/12, तो बुक कट के कितना हो जाता? एक साल। अब एक की बार क्या 44 महीने है, तो क्या 44 महीने को साल में कन्वर्ट नहीं करोगे? याद है क्लास 4th या 5th में पढ़ाया जाता था मैथ्स में, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम। तो भैया टाइम तो तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक का काउंट होगा ना 44 महीने। अब क्योंकि हमें जो रेट दे रखा है वो तो पर एनम के हिसाब से है, तो हमें 44 महीने को एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक साल में 12 महीने होते तो 12 से अगर डिवाइड कर दो तो एनम नहीं आ जाएगा। तो 44 डिवाइड बाई 12 अगर आप करते हो तो लो 44 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 3.6 ईयर। कितना आ गया 3.6 ईयर। तो उस हिसाब से हमारा ब्याज आ जाएगा। बोलो बात समझ आएगी? अब सुनो मेरी बात, ये ब्याज कितना आएगा चलो करते हैं। पहले ये बताओ, ये फंडा समझ आए 44/12, क्योंकि ये इंटरेस्ट 3 साल कुछ महीने का है, तो इसे 12 से डिवाइड कर दे 44 को, तो 3 साल 6 महीने आ गए, ठीक है। तो 2 लाख का 10%, सॉरी 20 लाख का 10% कितना होता है 2 लाख, तो 2 लाख इंटू में 44 डिवाइड बाई 12, ये आपका गया अब ये पॉइंट में आ रहा है आंसर, ठीक है। ये आ रहा है 7,33,333। कितना? 7,33,333। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ध्यान से सोच के, कॉमन सेंस लगाना, आप एक लॉ मेकर हो उस नजरों से सोचना। अगर 7,33,333 का इंटरेस्ट है प्री कंस्ट्रक्शन, अभी तो हमें इस साल का निकालना होगा ना, पोस्ट बोलते हैं इसको, जो हमारा मेन प्रीवियस ईयर उसे क्या बोलते हैं पोस्ट बोलते हैं। आपको नहीं लगता ये इंटरेस्ट कहीं ना कहीं 10 लाख पहुंच जाएगा? अगर 10 लाख पहुंच जाएगा तो इसकी तो इनकम ना के लॉस आ जाएगा, और ये उस लॉस को किसी और इनकम से सेट ऑफ करेगा, अल्टीमेटली फायदा एसएससी का हो जाएगा। आप मानते हो नहीं मानते हो? हाँ सर हमें कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, सर दोबारा समझा दोगे? हाँ बिल्कुल समझा दूंगा। सुनो मेरी बात, मैंने ये बोला कि अगर मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में ब्याज आ रहा है 7,33,333, मान लो करंट ईयर का भी ब्याज 2 लाख रुपए के करीब आ जाता है, तो टोटल कितना हो गया 10 लाख। सोच के देखो, अगर मैं 11,90,000 से 357 माइनस करूंगा प्लस 10 लाख का इंटरेस्ट माइनस करूंगा, तो किसी एंगल से इनकम आएगी? नहीं आएगी। क्या आएगा? लॉस। अब ऑन पेपर अगर मेरी लॉस आ रही है तो अच्छी बात है ना, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऊपर से जितना एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है वो मैं किसी दूसरी इनकम से माइनस करा के सेट ऑफ भी करा सकता हूँ। मेरी जीटीआई और कम हो जाएगी मेरी एनटीआई और कम हो जाएगी, टैक्स और कम बनेगा। तो सरकार ने कहा देखो भाई, ये इतना बड़ा इंटरेस्ट इस कारण से आ रहा है क्योंकि इतने साल तक वो इंटरेस्ट एक्रू होता रहा। जब घर नहीं बना तो तुम्हारा ब्याज की डिडक्शन तो दे नहीं पाएंगे ना। अब अचानक से 4 साल बाद या 3 साल 6 महीने बाद तुम्हारा घर बनकर तैयार हुआ, तो वो पूरा इकट्ठा ब्याज एक साथ आ गया। इस वजह से अमाउंट क्या बन गया? बड़ा बन गया। अमाउंट देखिए बड़ा बन गया, क्योंकि 3 साल 6 महीने का ब्याज आ गया ये एक तरह से, इसी वजह से अमाउंट बढ़ा गया। तो सरकार ने कहा देखो हम तुम्हें डिडक्शन पूरी 100% देंगे, क्योंकि हमने ऊपर कसम खाई थी कि लेट आउट वाले केस में 100% की डिडक्शन देंगे, लेकिन 100% की डिडक्शन तुम्हें हम एक बारी में नहीं देंगे। 100% की डिडक्शन हम तुम्हें एक बारी में नहीं देंगे, हम तुम्हें वो डिडक्शन इंस्टॉलमेंट में देंगे। हम तुम्हें वो डिडक्शन किस में देंगे? इंस्टॉलमेंट। कितनी? 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, हर 5 साल में वो आपको मिलती रहेगी। इसीलिए हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे 5 ईयर से, यानी कि इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 5 ईयर से, 5 साल से। क्यों? लॉजिक समझ आए? क्योंकि अगर पूरा 1 साल डिडक्शन दे देंगे तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। सरकार तुम्हारी इनकम बनाना चाहती है ऑन पेपर, जिसे टैक्स देना पड़े। इस वजह से सरकार ने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर काम कर दिया। सोचो अगर एक आईफोन खरीदना है 1 लाख रुपए का है, मेरे पास नहीं है 1 लाख, मैं इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा, बट यही मेरी इंस्टॉलमेंट किस्तें बन जाएंगी तो मैं वो आसानी से खरीद पाऊंगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। 7,33,333 डिवाइडेड बाई 5, ये बना आपका 1,46,667 अप्रोक्सीमेटली
1,46,667 ये आ गया मेरा इस साल का। सर एक बात बताओ, ये 1,44,000 हमारा तो इंटरेस्ट बन रहा था 7,33,000। दोस्तों 5 बारी में 5 बार मिलता रहेगा। पहली साल आपने ले लिया, अगले साल जब तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी तो उससे दोबारा माइनस कर लेना 1,46,667। कितनी बार? 5 टाइम्स। तो अगर हम 5 टाइम्स बार लेंगे तो यानी 7,33,333 की डायरेक्शन मिल गई ना, बट एक बारी में नहीं 5 बारी में मिली इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो वही यहां पर लिखा था। अब जरा इस थ्योरी वाले पॉइंट को पढ़ो, अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? इट इज अ पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। ये वो पीरियड होता है जो प्रीवियस ईयर से पहले होता है। देखो हमारा प्रीवियस ईयर क्या था? 24-25। ये उससे पहले का समय होता है। अब पॉइंट समझ आ रहे हैं? देखो प्रीवियस ईयर से पहले का समय होता है, तो वही लिखा है इट इज अ पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। यानी वो साल जिस साल आपकी प्रॉपर्टी बनकर तैयार हुई या आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है, उससे पहले वाले सालों को हम प्रायर पीरियड इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। इंटरेस्ट जो प्रायर वाला है जो कि कितना था? 7,33,333 डिवाइड कर देंगे 5 ईयर से। ये जो डिडक्शन है वो 5 पीरियड तक मिलेगी, 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। यानी 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये तुम्हें डिडक्शन मिलती रहेगी। ये है प्रायर पीरियड। अच्छा अभी क्या हमने अपनी करंट ईयर की कैलकुलेशन की? जिस साल के हम कंप्यूट करें उस साल की नहीं की, अभी उससे पहले वाले सालों की है। अब हम प्री के साथ अब अगला क्या निकालेंगे? पोस्ट कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब पोस्ट मतलब होता है करंट प्रीवियस ईयर, यानी इस साल। अरे अभी तो आपने भाई इससे पहले वाला साल लिया ना, जिस साल की हम इनकम निकाले उस साल का ब्याज थोड़ी लिया अभी हमने। उस साल, वो साल कहां से शुरू होता है? 1/4/2024 से 31/5/2025। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। अरे भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे? प्री तो यहां तक का था ना। अभी जो हमारा करंट ईयर है, क्या उसकी इंटरेस्ट की डायरेक्शन मिली? नहीं, तो वो मिलेगी पोस्ट के अंदर। ठीक है, कितना? 20 लाख इंटू में 10% इंटू में 12/12, क्योंकि ये यहां पर 12 महीने होते हैं, ये पूरा 12 महीने डिवाइड बाई 12 से कर दो। क्या 5 एनुअल? नो 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 नो, करंट ईयर में तो पूरी मिल जाती है 100%। तो देखो यही लिखा था, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट का पूरा 100% आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2 लाख। दिस कम्स ₹2 lakhs। अब बताओ प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड को ऐड कर दो, टोटल इंटरेस्ट कितना बना? दिस इज 3,46,667। कितना? 3,46,667। ये जो तुम्हारा बना है टोटल इंटरेस्ट, यही तुम्हारा कौन सा इंटरेस्ट है? सेक्शन 24B का इंटरेस्ट है, जो कि मैं लिखूंगा 3,46,667। प्री और पोस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 24B वाला। बोलो समझ रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 11,90,000 में से माइनस करेंगे 3,57,000 को, माइनस करेंगे 3,46,667 को, तो ये आपका आ गया 4 लाख। दिस इज ₹4,86,333। दिस इज योर इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये आपका आ गया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आई होगी, आई होप। अच्छा यही घर हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो आपको अनलिमिटेड, जैसे यहाँ आप अनलिमिटेड माइनस कर पा रहे हो ना इंटरेस्ट वाली कंप्यूटेशन, यहाँ नहीं कर पाते। यहाँ मैक्सिमम 30 या मैक्सिमम 2 लाख, इससे ज़्यादा की आपको डिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है, अभी मैं साइड हो रहा हूँ, एक क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, इतना आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये लो मैं साइड हो रहा हूँ। तो यहां से आपका इंटरेस्ट लोन वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया 24B। एक बार रिवाइज कर ले जितना भी अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा अपने पास, कि जो हमारे पास पूरी कंप्यूटेशन शीट होती है हाउस प्रॉपर्टी की, उसके अंदर जो सेक्शन 24B होता है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स वाला पार्ट, उसमें हमें कितनी डिडक्शन मिलती है कितनी नहीं मिलती, ये सब हमने पढ़ा। रिवाइज करते हैं। देखो हमने इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स वाले 24B को 2 पार्ट में डिवाइड किया। या तो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होगी या प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी। यदि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप सरकार को कुछ अर्न करके नहीं दे रहे हो, जिस रीजन से गवर्नमेंट आपको पूरी डिडक्शन 24B की नहीं देती है, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक देती है। वो ये बोलती है कि अगर आपने घर अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड पे लिया हुआ है तो आपकी जीएवी वगैरह सब कुछ नहीं लाएगी, सिर्फ आपको 24B की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन आपको मिल जाएगी। वो भी कितनी? या तो 30,000 या फिर आपको
2 लाख मिलेगी, विच एवरेज लोअर वाला कॉन्सेप्ट इसमें एप्लीकेबल होगा, यानी एक्चुअल इंटरेस्ट और 30,000 विच एवरेज लोअर, या 2 लाख और एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवरेज लोअर। अब ये देखते हैं कि 2 लाख की डायरेक्शन को क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, आपने जो लोन लिया वो 1/4/1999 को या उसके बाद होना चाहिए। दूसरा, जो आपने लोन लिया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया हो, यानी घर को एक्वायर एक्विजिशन करने के लिए हो या नए घर को बनवाने के लिए हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन की, जो आपने घर लिया है, जो कंस्ट्रक्शन है वो लोन लेने की डेट के एंड में, लोन जिस तारीख को लिया उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अगर आप इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी? या तो जितना इंटरेस्ट बना है वो, या फिर 2 लाख, विच एवर इज लोअर। यदि आप इन 3 में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हो बाय चांस या बाय एनी रीजन, तो आपको डिडक्शन जो मिलेगी वो या तो जो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट बना या तीसरा विच एवर इज लोअर वाली आपको मिल जाएगी। ये कहानी थी सेल्फ ऑक्यूपाइड की। जब हम बात करते हैं लेट आउट की, तो सरकार कह रही है देखिए आप हमें कमा के दे रहे हो, तो इट मीन्स आप हमें डायरेक्ट टैक्स भी दोगे, तो इसलिए जो भी तुम्हारा 24B इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स बनेगा हम उसकी पूरी आपको डिडक्शन दे देंगे। बट इस डिडक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट स्टार्ट होता है लोन लेने की डेट से लेकर जिस साल घर बना उस फाइनेंशियल को छोड़ दो, वहां तक का जो पीरियड होता है वो आपका कहलाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। क्योंकि ये समय बहुत लंबा होता है तो आपका इंटरेस्ट लोन थोड़ा ज्यादा बन जाता है, तो आपको लॉस आने की चांस है। सरकार ने इस कारण से वो जो इंटरेस्ट आएगा उसकी पूरी डिडक्शन एक बार में ना देकर 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने की बात बोली है। तो कहा जाता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ आता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट या करेंट पीरियड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। इसमें जो आपका प्रीवियस ईयर है उसकी डिडक्शन आपको क्लेम करने का मौका पूरा मिल जाता है। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती, इसमें पूरे 1 साल की डिडक्शन यहाँ पर आपको दे दी जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आता है ए और जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड आता है दोनों को ऐड करके हमें मिल जाता है 24B, और हम लेट आउट के केस में पूरा 100% माइनस कर देते हैं। इट मींस सरकार कहती है कमा के दोगे तो हम आपको पूरी डिडक्शन देंगे, कमा के नहीं दोगे उस प्रॉपर्टी पे आप खुद रह रहे हो तो डिडक्शन एक सीमा तक, एक लिमिट तक ही देंगे, उसके बियॉन्ड आपको नहीं देंगे। जो अभी कराए हुए एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अब इस एग्जांपल में थोड़े से ट्विस्ट लेकर आएंगे। जैसे अभी तक जो हमने एग्जांपल किया उसमें क्या था कि हमने लोन लिया बट अभी कुछ अमाउंट रीपे नहीं किया। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेकर जिसमें थोड़ा आपका दिमाग घूमेगा और अब आएगा कि कुछ पेमेंट हमने कर दी है, तो जब हम कुछ पेमेंट कर देंगे तो कैलकुलेशन इंटरेस्ट की कैसे की जाएगी वो हम सीखेंगे। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, जो क्लास नंबर 45 जो हमारी अगली क्लास होगी ना, मतलब वैसे ओवरऑल देखे तो 45 क्योंकि स्टार्टिंग से काउंट करते हुए आ रहे हैं, और वैसे अगर हाउस प्रॉपर्टी तो क्लास नंबर 5 यानी जो अगली क्लास है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि मैं अगली क्लास के अंदर ना ICAI की स्टडी मटेरियल के जो इलस्ट्रेशंस है उनको लेकर आऊंगा। अगर वो इलस्ट्रेशन तुम्हें आगे समझे तो हाउस प्रॉपर्टी पूरा ग्रिप में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई भी मिस नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे कि रीपेमेंट के केस में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग या इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन कैसे दी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर एक्स ने लोन लिया है 15 लाख रुपए का। मिस्टर एक्स हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹15 लाख ऑन 1/7/2019। 1 जुलाई 2019 को उन्होंने लोन लिया है 15 लाख रुपए का फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट 12% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वन हाउस। एक घर को बनाने के लिए जो इस घर को कंप्लीट करने में एक समय लगा है और कब बनकर तैयार हुआ है 1/5/2023 को, जिसको हमने फिर लेट आउट कर दिया तुरंत ही 90,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2023। अच्छा, जब घर बनकर तैयार हो तब नहीं, उसके 2 महीने बाद हमने इसको लेट आउट कर दिया है। एंड फेयर रेंट 1,25,000 रुपीज पर मंथ एंड असेसी हैज पेड म्युनिसिपल टैक्स ₹30,000 इन प्रीवियस ईयर। ठीक है भाई, 23-24 में। एंड असेसी हैज रीपेड द लोन अमाउंट। देखो एक नई चीज आई है, असेसी ने अपने लोन का अमाउंट यहाँ पर रीपे किया, वो भी कितने रुपए 1 लाख रुपीस, जो कि स्टार्ट होता है 1/1/2022 से। यानी 1/1/2022 में उसने अपने 1 लाख रुपए की लोन की रीपेमेंट कर दी है, पूरी नहीं की है, बस 1 लाख की है। आपको कंप्यूट करना है इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। दोस्तों हम इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ क्या निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इनकम टैक्स लायबिलिटी आप निकालना है क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है हमें तो मिली हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालना सीखना है। तो पहले एक काम करेंगे, हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे सो दैट हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए, ये हमने फ्लो चार्ट बनाया। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर मिस्टर एक्स ने लोन कब लिया है 15 लाख का 1/7/2019 को।
यानी कि 1/4/2019 से लेकर 1/4/2020, फिर 1/4/2021, फिर 1/4/2022, फिर 1/4/2023 और फिर 31 मार्च 2024, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है तो हमने यहीं तक बनाया, उसके आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आसैसी यानी मिस्टर एक्स ने जो लोन लिया है 15 लाख रुपए का, वो 1 जुलाई को लिया है, यानी यहाँ पर 1 जुलाई को उसने 15 लाख रुपए का लोन लिया है, 15 लाख रुपीस का लोन लिया है, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एट द रेट 12% पर एनम के ब्याज पे, 12% प्रति माह की दर से उसने अपने पास लोन लिया है। ठीक है, इसके लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस के लिए है, जिसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराने में 1/5/2023 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। 1/5/2023 यानी यहाँ पर हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। बताइए घर कब बनकर तैयार हुआ? 1/5 को। ठीक है, 1/5/2023 को घर बनकर तैयार हमारा हो चुका है, लेकिन इस घर को तुरंत किराए पर नहीं चढ़ाया, किराए पर चढ़ाया 1 जुलाई को। हाँ, 1 जुलाई को हमने इसे किराए पर चढ़ाया, यानी यहां से 1 जुलाई से इसको हमने लेट आउट कर दिया, लेट आउट कर दिया। और हमने लेट आउट कितने में किया? 90,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हमने किराए पर चढ़ा दिया, 90,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद फेयर रेंट दे रखा है 1,25,000 रुपए का। चलो अब ये सब अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है, और हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24। अच्छा, एक चीज और लिखी हुई है नीचे की लाइनों में, अगर आप देखेंगे कि उसने 1/1/2022 को 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी थी, 1/1/2022 को, यानी यहां पर 1 जनवरी को रीपेड लोन 15 लाख का था, उसमें से 1 लाख रुपए की लोन की पेमेंट कर दी है, 1 लाख की लोन की पेमेंट कर दी है। अब आपको इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बताना है। क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट है नहीं, लगेगा बट है नहीं। बस नई चीज इस क्वेश्चन में ये कि रीपेमेंट जो है वो हो रही है। अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें रीपेमेंट नहीं हो रही थी, तो मैं तो आपको सारे तरीके बताऊंगा, क्योंकि आपको क्लाइंट जो मिलेगा जरूरी वैसे ही मिले जैसे हमने सिंपल क्वेश्चन किए, कैसे भी मिल सकता है। तो हमें तो क्लाइंट के हिसाब से हर एक चीज को पढ़ना है। यस सर, बिल्कुल सही कहा। तो चलो अब निकालते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, तो हम एक पूरी कंपटीशन शीट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको पता है हम क्या कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। हम जो पूरी कंपटीशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए कर रहे हैं, और हाउस प्रॉपर्टी की हम इनकम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मेट जो हमारा होता है वो होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसके लिए हम बनाएंगे अपने पास वर्किंग नोट नंबर 1। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर 1। फिर उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस को। क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस को। तो हमारे पास आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगी बताइए? नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद हम माइनस करेंगे सेक्शन नंबर 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमको मिलती है 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV की मिल जाएगी। इसके बाद फिर हम माइनस करेंगे सेक्शन नंबर 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। और इस इंटरेस्ट ऑन बोरिंग के लिए भी हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट, जिसके लिए हम यूज करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। ये सब माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम निकालते हैं। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम अपने पास वर्किंग नोट नंबर 1। क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, GAV निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है कि जो भी हमारा फेयर रेंट है हम उसको कंपेयर करते हैं किससे? म्युनिसिपल रेंट से, MR से। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बताओ फेयर रेंट कितना है। क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन में आपको फेयर रेंट दे रखा है 1,25,000 रुपए पर मंथ, 1,25,000 रुपीज पर मंथ। तो लीजिए 1,25,000 रुपए पर मंथ है, इंटू कर देंगे हम 12 से, इंटू कर देंगे हम 12 से। तो 1,25,000
इंटू में 12। लेकिन खास बात यह है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, हम इंटू में 12 नहीं करेंगे। सर क्यों? क्योंकि देखो मेरा घर बनकर तैयार कब हुआ है? 1/5 को, 1 अप्रैल नहीं, 1/5। जब घर मेरा 1/5 को बनकर तैयार हुआ, इसका मतलब मैं मेरे घर को 11 महीने तक किराए पे चढ़ा सकता था। वो बात अलग है मैंने किराए पर चढ़ाए 1 जुलाई को है। जब मेरा घर बनकर तैयार हो गया था तो इट मीन्स मैं 11 महीने तक किराए पर चढ़ा सकता था, क्योंकि 1 मई से लेकर 31 मार्च तक 11 महीने होते हैं। तो इसलिए हम 12 की कैलकुलेशन ना करके 11 की करें। सर अभी तक तो आप हमेशा 12 लेते थे। भाई उस केस में घर बन चुका होता था, इसमें घर बना नहीं है। तो जब घर नहीं बना तो ऐसे क्या गलती है कि वो 12 ले? जब बना ही उसका 1 मई को है तो 1 मई से ही कंप्यूटेशन लगे। सर बट किराए पर तो उसने 1 जुलाई को चढ़ाया। हाँ भाई, एक्चुअल रेंट की जब कैलकुलेशन करेंगे तब हम 1 जुलाई से लेंगे, तब हम 1 जुलाई। सरकार तो अपना पूरा कैलकुलेशन 11 महीने की लेगी, नोशनल बेस पर वो 11 महीने से ही काउंट करेगी, ठीक है। तो अब म्युनिसिपल रेंट कितना है क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखा है, म्युनिसिपल रेंट दे ही नहीं रखा है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं दे रखी है। दोनों ही चीज़ें गिवन नहीं है, तो हम इसको 0 मान लेंगे। दोनों में से हायर उठा देंगे तो ये हमारा क्या रहेगा बताइए? ये हमारा रहेगा एक्सपेक्टेड सेलेक्टेड रेंट, माइनस करके क्या रहेगा बताइए? सेलेक्टेड रेंट। कितना रहेगा? 1,25,000 इंटू में 11, 1,25,000 इंटू में 11, दिस कम्स 13,75,000, 13,75,000। जब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से तो हम सीधा क्या उठा लेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट कितना ले लेंगे? 0 मत ले लेना, कभी लोअर समझ के आप 0 ले लो, यानी उस इलाके में स्टैंडर्ड रेंट लगता ही नहीं है, तो हम 13,75 को एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। किससे? एक्चुअल रेंट से। हमने एक्चुअली में किराए में कितना चढ़ाया था? 90,000, और हमने चढ़ाया कब है? जुलाई को। तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स। इंटू में 9 कितना रहेगा? 8,10,000। हम कौन सा उठाएंगे? हायर। तो हमारा जीएवी कितना आ जाएगा? तो इस कॉन्सेप्ट से हमारा जो जीएवी आया वो आया 13,75,000 रुपये। ये लीजिए, जीएवी आ गया 13,75,000 रुपीज़। कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्लीज़ बताइए। हमने 11 महीने का इसलिए लिया, कंफ्यूज मत हो, दोबारा से देख लो। जब मेरा घर 1/5 को बनके तैयार हुआ तो गवर्नमेंट ये कहते हैं कि हम आपके घर का अनुमान लगा रहे थे, आप उसी टाइम उसे किराए पर चढ़ा दोगे। तो ये ऊपर की कैलकुलेशन तो अनुमानित होती ना, एस्टिमेटेड होती है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाती है आपके घर की कीमत कितनी है। तो जब घर बना ही 11 महीने पहले है, ये पूरे 12 मास ही नहीं बन पाया, तो 11 महीने की तो कैलकुलेशन ली जाएगी। बट एक्चुअल एंड में आपने जितने में चढ़ाया उतने टाइम का ले लो। देखो मैंने एक्चुअल एंड में 9 महीने का लिया है, ठीक है। दोनों में से हायर उठाया, जो हायर था वही बन गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसमें माइनस करेंगे हम म्युनिसिपल टैक्सेस। क्वेश्चन में देखिए म्युनिसिपल टैक्सेस है 30,000 रुपए का। तो जब हम घर को किराए पर चलाते हैं तो हमें पूरी डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स की भी मिल जाती है, 13,45,000 रुपए। सर एक बात बताओ, अगर म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किया होते तो डिडक्शन मिलती? नो दोस्तों, टेनेंट के केस में हमें म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। क्लियर है? उस केस में आपको नहीं मिलती। इसके बाद और मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि हमने म्युनिसिपल टैक्स ड्यू हो गया बट हमने पे नहीं किया, तो डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। सर मान लो पिछले 5 साल से म्युनिसिपल टैक्स नहीं दे रहे थे, इकट्ठा इस साल दिया, तो क्या उन 5 सालों की इकट्ठी डिडक्शन इस साल मिल जाएगी? आंसर इज यस, क्योंकि आपने बीते वर्षों में चार्ज नहीं किया तो अब आप चार्ज कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन पेड बेसिस पर मिलती है, वो भी किसके द्वारा? ऑनर के द्वारा, तभी मिलेगी। ठीक है, यस सर। अब हम लेंगे 24A, दैट इज 30% ऑफ NAV, 13,45,000 का, 13,45,000 का 30%, दिस कम्स 4,03,500, 4,03,500। इसका इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग पे तो हमें क्या बनाना है? वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, इसकी करेंगे। अच्छा, इसमें क्या लेते हैं हम? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो हम लेंगे सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अच्छा ये बताइए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मेरा कब से कब तक का होगा? तो मेरा जिस साल घर बना उसको छोड़ दो, उससे पहले से लेकर जब आपने लोन लिया, ये पीरियड मेरा कहलाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। मैंने आपको बताया था ना कि जिस साल घर बनकर तैयार हो उसको छोड़ दो, उससे पहले से लेकर लोन लेने की डेट तक का जो इंटरेस्ट होगा दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। लेकिन इसमें भी पहले मैं इतने ब्लॉक का निकालूंगा, फिर इतने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीपेमेंट हुई है। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से शुरू हुआ?
1 जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जो इंटरेस्ट है दैट इज माई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखो 15 लाख का इंटरेस्ट यहां से लेकर यहां तक का निकलेगा ना, क्योंकि 1 जनवरी को तो हमने रीपे कर दिया 1 लाख, तो वहां से तो 14 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा ना। मेरी बात समझे मैंने क्या बोला भाई? 15 लाख का लोन लिया है, 1 जनवरी को हमने रीपे किया 1 लाख रुपए, तो 1 जनवरी तक तो 15 लाख पे पूरा इंटरेस्ट निकलेगा और 1 जनवरी के बाद से 14 लाख पे निकलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर हम लेंगे क्या, 15 लाख इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और इंटू में कितने मंथ्स हुए, तो अगर आप देखेंगे तो ये 12 महीने हुए और यहाँ पे जुलाई से लेकर 31 मार्च तक होते हैं 9 महीने और यहाँ पर जैन तक 1 जैन तक आपके हो गए 9 महीने, जैन फेब मार्च, हाँ 9 3 12, ये 9 महीने हो गए, तो ये आपका बन गया 18 यानी 30, 9 9 18 और 18 और 12 कितने हो गए 30 महीने, 30/12। ठीक है, क्योंकि 30 महीने हो गए, 12 से डिवाइड करें तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर के अंदर है। प्लस इसके बाद और क्या है, रीपेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए का। जब 1 लाख का रीपेमेंट कर दिया तो अब यहां से लेकर यहां तक का ब्याज जो निकलेगा वो 14 लाख पे निकलेगा, 14 लाख पे। तो अब हम करेंगे 14 लाख इंटू में 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में। ठीक है, अब ये बताओ जैन से लेकर यहां तक कितने मंथ्स हुए, तो ये तो आपका हो गया पूरा 12 महीने और जैन का ये हो गया 3 महीने, तो ये हो गया आपका 15 महीने, 15/12। ठीक है, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो डिडक्शन मिलती है, वो 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलती है। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 5 से। तो अब जरा हम कैलकुलेशन करते हैं, 15 लाख डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 12%, ये आ गया 1,80,000, इंटू करेंगे 30 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 4.5 लाख। इतनी कैलकुलेशन 4.5 लाख आई है। अब आगे देखो 14 लाख इंटू में 12% इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गई 2,10,000। यानी इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे और ऐड करके जो फिगर आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, दिस कम्स 1,32,000। ये आपका आ गया रुपीज 1,32,000 रुपये। इसको हम ए बोलेंगे, ए मतलब अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का निकला है। अब हम निकालेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है, 23-24 है, तो यही हमारा बन जाएगा 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का इंटरेस्ट कहलाएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो 14 लाख पे निकालेंगे क्योंकि 1 लाख तो हमने रीपे कर दिया है, तो 14 लाख पे ही निकलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो 14 लाख इंटू में 12% इंटू में पूरे 12 महीने, 12/12। ठीक है, डिवाइड मत कर देना 5 से, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की इंस्टॉलमेंट 5 नहीं होती, वो सिर्फ प्री की होती है। तो ये कितना रहेगा, सो दिस कम्स 14 लाख इंटू में 12%, 1,68,000, 1,68,000। इसको हम नाम देंगे बी। ठीक है, तो ए ये रहा, बी ये रहा। तो टोटल इंटरेस्ट निकालते हैं, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो कि कितना आएगा 1,32,000 प्लस 1,68,000। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 1,32,000 प्लस 1,68,000, दिस कम्स 3 लाख, 3 लाख आ गया। और इस पूरे 3 लाख की हमको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अब जो निकल के आएगा दैट इज माई इनकम अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, 13,45,000 माइनस 4,03,500 माइनस 3 लाख, दिस कम्स 6,41,500। कोई डाउट यहाँ तक? मैं उम्मीद करूँ आपको समझ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और ये ना थोड़ा सा टफ माना जाता है, मतलब आई डोंट नो बच्चों को ऐसा क्यों से टफ सा लगता है, बट ये टफ मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। सर तो टीचर, अरे फिर भी नहीं लगता यार, हम भी तो कभी स्टूडेंट थे यार, हमने भी तो सी इंटर क्लियर किया हुआ है, तो हमने अपने टाइम पर ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया। बस ये कि थोड़ी प्रैक्टिस की जब कमी होती है और इंटरेस्ट की कमी होती है ना, तो वो चीज़ टफ लगने लगती है, अदरवाइज बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। तो चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर होगी होगी। तो आज की क्लास में आपको 24B यानी इंटरेस्ट ऑन बोरिंग अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद कर लूँ। बाकी इसके नोट्स अगर आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दिया करो। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट किया करो, जो मैं बोलता हूँ ना कमेंट कमेंट कमेंट, तो बेटा किया करो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। और मुझे भी लगे बच्चे इंगेज हैं तो मैं आपको नई नई चीज़ें बताते रहूँगा, टैक्स सेविंग टिप्स वगैरह आपको देते रहूँगा। तो मेरा भी तो इंटरेस्ट बनना चाहिए ना जब आप लोग अच्छे से मुझे कमेंट करके बोलोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।